टेस्ट भी हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस टेस्ट भी अपने आप में एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, अपने आप में एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट भी कौन है, अपने आप में एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। अच्छा कैसा है, तो टॉलरेंस एजेंट के कुछ पॉइंट्स लिखो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। सेकेंड ये क्या करता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। दूसरा ये क्या होता है, दूसरा ये क्या होता है, दूसरा ये हमारे पास रहता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स, बेसिकली इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय all aldehydes, all aldehydes, whether aliphatic, whether aliphatic और aromatic, चाहे चाहे aromatic हो चाहे aliphatic हो, हर प्रकार का aldehyde इस टेस्ट को देता है, ठीक है। समझ आ गई। तीसरा देखो, तीसरा देखो, no ketones give this test, no ketones give this test, no ketones give this test। कोई भी कीटोन्स ये टेस्ट को नहीं देते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करता है देखो, और इसमें हम क्या डालते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट डालते हैं, तो टॉलरेंस रिएजेंट डाला जाता है। टॉलरेंस रिएजेंट का नाम क्या है, अमोनियकल, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, इसे बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। समझ आ गई, दिस इज कॉल्ड एज टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है जी। अब बहुत सिंपल सी बात है इसके अंदर, देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन कौन है, AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है, NO3, ये आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है। और आपने अगर इसे किसी भी एल्डिहाइड में डाल दिया तो CHO है। अब एल्डिहाइड जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट कीटोन्स नहीं होते, क्योंकि आपने अभी देखा कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो टॉलरेंस रिएजेंट जो आप डालते हो, अगर आपने डाल के हीट कर दिया तो CHO जो है ना वो आपका ऑक्सीडाइज होकर COO नेगेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन में बन जाएगा, और सिल्वर अलग हो जाएगा, और पानी अलग हो जाएगा, और अमोनिया अलग हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो, ये जो Ag है ये अलग हो जाएगा, अमोनिया अलग हो जाएगा, और ये आपका बेसिक मीडियम में काम कर रहा है, तो किसी बेस की प्रेजेंस में हमने ये डाल देना है, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बेस। तो बेस क्या हो देता है मुझे, OH नेगेटिव देता है ना प्रणय, तो AgNH3 होल ट्वाइस NO3, ये सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला, ये मेरा टॉलरेंस रिएजेंट हो गया। TR मतलब टॉलरेंस रिएजेंट, और टॉलरेंस रिएजेंट मैंने डाला किसमें, एल्डिहाइड में, तो मेरा एल्डिहाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। WOA का मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अब ये अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या है, CH3 CHO है, AgNH3 होल ट्वाइस है, ये NO3 है। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये क्या कर देगा, CH3 CHO AgNH3 होल ट्वाइस, ये NO3 है, तो ये दे देगा CH3 COO नेगेटिव, और Ag प्लस H2O प्लस अमोनिया। आ गई बात समझ में क्या बोल रही हूँ, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये आपका टॉलरेंस एजेंट है। अब इसमें क्या है कि भाई मैम अगर आपने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये आपने एल्डिहाइड मिलाया होगा, है ना, आपने एल्डिहाइड मिलाया होगा, और एल्डिहाइड के अंदर आपने टॉलरेंस रिएजेंट भी मिलाया होगा, तो ये टॉलरेंस रिएजेंट से क्या होगा कि यहाँ पे, यहाँ साइड साइड में, साइड साइड में, साइड साइड में सिल्वर चिपक जाएगा, तो ये ना शीशे जैसी फीलिंग देगा कि भाई साइड में शीशा बन गया, है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ये जो सिल्वर बनता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली हियर, इट गेट्स बाउंडेड हियर एट द साइड्स ऑफ द यू नो द जो आपका ये ग्लास का टेस्ट ट्यूब है, इसकी साइड्स पे ये जाके ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ, Yes. ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बस सिंपल। सो Ag यहाँ से टॉलरेंस रिएजेंट बन गया, दैट्स इट, बन गई बात। नहीं ये बात समझ, Yes, ma'am. ठीक है। दैट इज हाउ इट वुड बी। सो दिस इज गोइंग टू बी CH3 COO नेगेटिव, और ये आपका सिल्वर मिरर टेस्ट है। अब जैसे अगर मैं और कुछ एग्जांपल्स देखूं तो आप चाहे बेंजाल्डिहाइड ले लो, बेंजाल्डिहाइड ले लो, बेंजीन लिया और बेंजीन पे CHO लगा दिया आपने, और फिर आपने इसमें क्या डाल दिया, AgNH3 होल ट्वाइस, है ना, NO3, सिल्वर अमोनियकल
हाइड्राइड AgNH3 होल ट्वाइस NO3, ये डाल दिया आपने। और किसके मीडियम में डाल दिया? बेसिक मीडियम में डाल दिया आपने और हीट कर दिया। तो आपका फंडा वही है कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा नहीं बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बनता है, क्योंकि COOH बना वो एसिड होता है, तो एसिड अपना H+ बीकर में रिलीज कर देता है, इसीलिए सिर्फ CH3COO नेगेटिव बनता है। सिल्वर अलग हो गया, अमोनिया अलग हो गया और पानी अलग हो गया। और सिल्वर कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? एट द बाउंड्री ऑफ द Glass. ग्लास ट्यूब। नहीं आ रही बात समझ? हम्म, ठीक है, इस तरह से काम करता है बेसिकली। आई बात समझ? और Yes. देख लो 4-5 और देख लो। अगर मैंने मान लो ये लिख दिया, अब मैंने बताओ ये लिख दिया CH3CO CH3 और इस पे मैंने लिख दिया AgNH3 होल ट्वाइस NO3 OH नेगेटिव, ये डेल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ आप जरा, यहाँ पे क्या होगा? कीटोन लिया है कि एल्डिहाइड लिया है? व्हाट इज COCH3? बोलो। What is- Dehyde. ये COCH3 दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये एल्डिहाइड है कीटोन है? ये CO ग्रुप दिख रहा है? ये CO ग्रुप दिख रहा है प्रणय? हम्म, CO ग्रुप के राइट साइड पे क्या दिख रहा है? इधर। Hydrogen. और इधर क्या दिख रहा है? Benzene. बेंजीन, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। सही बात है। हम्म, अच्छा, CO ग्रुप के इधर क्या दिख रहा है? एल्काइल ग्रुप। इधर क्या दिख रहा है? ग्रीन साइड Alkyl. एल्काइल ग्रुप। तो जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, है भाई, तो मुझे आप एक चीज बता दो कि ये जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप दिखते हैं CO के इधर उधर, तो ये कीटोन हो जाता है। Ketone. और अगर CO ग्रुप के एक तरफ H दिख रहा है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो फिर वो एल्डिहाइड हो जाता है। तो मैंने ये जो हम्म, स्ट्रक्चर दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको? एल्डिहाइड दे रखा है कि कीटोन दे रखा है? नीचे वाला हम्म, कीटोन। कीटोन दे रखा है। और मुझे बताओ कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आसान होता है कि मुश्किल होता है? मुश्किल हो। मुश्किल होता है। तो जो टॉलेंस रिएजेंट ये जो लिखा मैंने, ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके साथ लिखोगे आप नो रिएक्शन, कि भाई एल्डिहाइड्स को ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, पक्का? हाँ, देखो यहाँ देखो, ये क्या है? मैंने ये क्या बनाया? ये व्हाट इज दिस? कौन सा? ये वाला। ठीक है ना? अब देखो एक बार, अब जैसे ये बना रही हूँ, अब आप मुझे बताना ये क्या बनाया मैंने। बाय नेचर ये कंपाउंड क्या बनाया मैंने? एल्डिहाइड या कीटोन? और उसके हिसाब से मुझे आप बताओ AgNH3 होल ट्वाइस NO3 पे क्या काम करेगा ये? बोलो। कीटोन है। बोलो। कीटोन बनाया कि एल्डिहाइड बनाया? कीटोन। कीटोन। कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देता है कि नहीं देता है? नहीं। नहीं देता, तो नो रिएक्शन। समझ आई बात समझ? मैम तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है ना? अब ये बताओ, अब बताओ मैंने क्या दिया? एल्डिहाइड। बोलो। एल्डिहाइड दिया। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है? हाँ। देता है। तो ये CO बॉन्ड हट जाएगा हमारा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 और CHO किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? COO नेगेटिव में। फिर बेसिक फंडा Ag अलग लिख दे, अमोनिया अलग लिख दे। समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बोल। हम्म, और पानी तो बनना ही बनना है, ये बन गया।
और इसका नाम लिख देना, ये सिल्वर मिरर टेस्ट है। नहीं आई बात समझ? तुम बस एल्डिहाइड ही करते हैं मतलब। बस एल्डिहाइड करते हैं, हर प्रकार के एल्डिहाइड करते हैं, चाहे उस एल्डिहाइड में बेंजीन ग्रुप हो या ना हो, हर प्रकार का। अगर CHO ग्रुप दिख गया तो भाई वो टॉलरेंस टेस्ट देगा, सिंपल सी बात है। नहीं ये बात समझ? हाँ। ठीक है, हीट करना है बेसिक मीडियम में, तो आपका पूरा पूरा CHO हटा दो और COO लगा दो, AG अलग कर दो, अमोनिया अलग कर दो। ये मेरे को ज़्यादा रिएक्शंस लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि आपको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। हम टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं, और टॉलरेंस टेस्ट में क्या हो रहा है प्रणय? टॉलरेंस टेस्ट के अंदर हर कंपाउंड जो है हमारा, है ना, हर कंपाउंड जो है हमारा वो क्या कर रहा है? टॉलरेंस टेस्ट के अंदर हर कंपाउंड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू AG एंड अमोनिया एंड वाटर, ये दे रहा है बस। और हर एल्डिहाइड का कन्वर्जन COO नेगेटिव के अंदर हो रहा है। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग। ठीक है जी, हाँ। पंडित समझ आ गया? हाँ। एक सेकंड, अब नेक्स्ट लिखो फेलिंग्स टेस्ट। नेक्स्ट लिखो फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट कौन देता है? फेलिंग्स टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं। फेलिंग्स टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट सिर्फ कौन देता है? एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। अब एलिफैटिक एल्डिहाइड कैसे काम करते हैं मुझे बताओ। देखो, इसमें हम दो रिएजेंट्स डालते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट 1, फेलिंग्स रिएजेंट A प्लस फेलिंग्स रिएजेंट B। ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट A प्लस फेलिंग्स रिएजेंट B। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? और फेलिंग्स रिएजेंट होता क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, एल्कलाइन होता है एक्चुअली, इट इज एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसे फेलिंग सॉल्यूशन ये कहते हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, समझ आई? हाँ। दैट इज फेलिंग टेस्ट। अब यहाँ पे क्या सीन है देखो जरा ध्यान से। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी बेंजाल्डिहाइड लिया, मैंने कहा CH3 CHO लिया मैंने, तो इसमें आपने दोनों रिएजेंट डालने हैं, फेलिंग्स रिएजेंट A भी डालना है और फेलिंग्स रिएजेंट B भी डालना है। ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट A भी डालना है और फेलिंग्स रिएजेंट B भी डालना है। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ। और करना वही है क्या, कि जो CH3 है बेसिक मीडियम लेना है जैसे टॉलरेंस रिएजेंट में ले रहे थे, और CH3 का कुछ करना नहीं, CHO ऑक्सीडाइज होके COO नेगेटिव देगा। पर यहाँ पे एक Cu2O एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है फेलिंग्स रिएजेंट में, एक ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। दैट्स इट, यू अंडरस्टैंड? Yes. राइट, तो ये आपका फेलिंग्स रिएजेंट है। लेकिन फेलिंग्स रिएजेंट का क्या सीन है कि अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड आ गया जिसमें CHO ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, जिसमें CHO ग्रुप आ जाएगा, तो क्या होगा? ये आपका नो रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। ये फेलिंग्स रिएजेंट A और फेलिंग्स रिएजेंट B के साथ यहाँ पे क्या क्रिएट कर जाएगा? नो रिएक्शन। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कि दिस इज गोइंग टू बी नो रिएक्शन। ठीक है, ठीक। बात समझ आई? हाँ। कोई कीटोन आ जाए तो भी फेलिंग्स रिएजेंट नहीं देता उस टेस्ट को, फेलिंग्स रिएजेंट A डाला और फेलिंग्स रिएजेंट B डाला तो भी नो रिएक्शन। तो सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड जिसमें बेंजीन ग्रुप नहीं है, सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड जिनमें बेंजीन ग्रुप नहीं है, सिर्फ वो आपको ब्राउन कलर का PPT देता है। समझ आ गई? ये फेलिंग्स टेस्ट है।
ये आपका फेलिंग्स टेस्ट है। मैं ये बात समझ, यस। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं। सीएचओ ग्रुप तो नहीं करेंगे। हम्म सीएचओ ग्रुप तो नहीं करेंगे। सीएचओ ग्रुप भी नहीं कर रहा। कौन सा वाला? जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है। जो बेंजीन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ या जिसमें बेंजीन है ही नहीं एक तरीके से, वो आपको फेलिंग्स रिएजेंट देगा, फेलिंग्स टेस्ट देगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक बेंजीन ग्रुप बना दूं, लेकिन मैं एक कार्बन की चेन बनाकर यहाँ CHO लिखूं, अब बताओ आप मुझे, ये है तो एल्डिहाइड ही, लेकिन अगर मैंने इसमें फेलिंग्स रिएजेंट A डाला और साथ में फेलिंग्स रिएजेंट B भी डाला, फेलिंग्स रिएजेंट B भी डाला, है ना, तो होगा क्या? बताओ कि ये जो CHO है हमारा, ये बेंजीन ग्रुप है, सही है। और ये जो CH2 है और ये जो CH2 है ना, ये आपका CO और O नेगेटिव में कन्वर्ट हो ही जाएगा। और साथ में क्या बनेगा? CO2O बनेगा, क्योंकि आपका फेलिंग्स रिएजेंट कौन है? एक बेसिकली ये अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ही बोलते हो आप। तो ये आपका CO2O बनेगा, साथ में पानी बनेगा, और ये आपका एक रेडिश ब्राउन PPT बनता है। नहीं आई बात समझ? ये आपका एक रेडिश ब्राउन PPT बन जाता है। नहीं आ रही बात समझ? ठीक है जी, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है ब्रदर, तो आज मेरे ख्याल से यहीं तक रोक लेते हैं हम लोग, फेलिंग सोल्यूशन तक ही कर लेते हैं। एंड मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो सिलेबस बचा है वो 5 से 6 क्लासेस का अंदाजन बचा है। एंड आफ्टर दैट आई विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग, राइट। उसके अंदर मैं डिटेल में मतलब कन्वर्जन में कर दूंगी आपका, और रीजनिंग कन्वर्जन सब खत्म हो जाएगा आपका। मतलब मैक्सिमम एक नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्लासेस आई थिंक वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है बेटा? यस। ठीक है बेटा, चल, अब फील कनेक्ट टुमारो ठीक है पॉजिटिवली, मैम, क्या टाइम पे? सेम टाइम पे 8 to 9। ठीक, ओके। ठीक है बेटा, चल बाय। दिख रहा है आपको आयुष? Yeah. Yes. कैन यू सी अ न्यू व्हाइट बोर्ड? No. अभी दिख रहा है नया व्हाइट बोर्ड? No. अभी दिख रहा है? Yeah. हम्म, ठीक है। आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं रिगार्डिंग एक मिनट आयुष। वन सेकंड।
पहली शीट में तो कुछ आया ही नहीं, RTF तो कुछ खुल ही नहीं रहा है मेरे पास। Wait, I will send the screenshot. देखो ये जो क्वेश्चन सी भेजा है आपने, ये RTF जो बना के भेजा है, .RTF PDF बनाया है 1 MB का, बट ये तो खुल ही नहीं रहा है। मैं आपको जो आपने लिख के भेजा है वो बता देती हूँ। हाँ, ड्यूरिंग द डे क्लाउड अपीयर्स वाइट, स्काई appears blue, sound wave traveling in water has wavelength इतना, if this wave audible in air, ठीक है। when the current carrying conductor is placed in magnetic field it experiences a mechanical force, what should be the angle in magnetic field and the length of the conductor, force experienced 0 is maximum, ठीक है। देखो, अच्छा ये चीज है। अब देखो कुछ कुछ चीजें मैं बताती हूँ, और भेज दो, सारे भेज दो आपने जो उसमें भेजे है ना, बिकॉज ऑब्वियसली वो उसमें खुल नहीं रहा है। No, देखो that's the only one. ओके, That क्वेश्चन सी okay. जो आपने भेजा है, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसमें की खुली हुई है ऐसे, सही आया? तो ऐसे ये 5 ओम है, Yes. और ये ऐसे 2 ओम है, और ये ऐसे 3 ओम है, और यहाँ बैटरी लगी हुई है। अब बैटरी खुद पे लगी हुई है 3.3 वोल्ट की, और बैटरी का खुद का भी रेजिस्टेंस बता रहा है ये मेरे को 0.5 ओम्स बता रहा है। बोलो है कि नहीं? तो बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस भी 0.5 ओम है, और आप देखो करंट यहाँ से चल रहा है, बैटरी यहाँ है ना, बैटरी ने यहाँ से करंट आई भेजा, तो ये करंट मेरे साथ रहना, ये करंट मेरे साथ कहाँ तक चलेगा? देखो ये करंट चलेगा यहाँ से, मेरे साथ चला अलोंग द रेड मार्कर। अब ये पॉइंट ए पे पहुंचा, तो पॉइंट ए के बाद उसको बी पे ही जाना पड़ेगा, फिर सी पे ही जाना पड़ेगा, फिर डी पॉइंट मार्क कर लेती हूँ, ये ई हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया, ये जी हो गया, ये पॉइंट एच हो गया, ये आई हो गया, ये जे हो गया। बोलो, तो अब यहाँ से करंट चला जब मेरे साथ, है ना, यहाँ से करंट जब चला तो ए पे पहुंचा, ए पे पहुंचने के बाद मुझे बताओ क्या होगा? क्या वो बी की तरफ मुड़ेगा It कि नहीं goes to मुड़ेगा? B. करंट के पास रास्ता ही नहीं, बी के पास मुड़ेगा। फिर बी के पास पहुंचने के बाद कोई रास्ता नहीं, सी की तरफ मुड़ेगा। बोलो, इजंट इट? Yeah. और जब वो सी की तरफ मुड़ेगा तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, बताओ? बोलो। It will split. It will split. एग्जैक्टली, इट विल स्प्लिट। एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। तो जब करंट इधर जा रहा है तो वो करंट इधर गया। अब इधर जाने वाला करंट देखो 2 ओम को पार करेगा, पर इधर कहाँ जाएगा? हवा में थोड़ी जाएगा, तार तो जुड़ा ही नहीं हुआ ना, तार तो टूटा हुआ है यहाँ पे। Oh yeah, yeah. So what is happening right here? This current will not flow anywhere. That means these resistances, even being a part of the circuit, they are not being a part of the circuit. They are not being counted as a part of the circuit because current is not even going through this way. So current is not passing through DF. Do you understand? Yeah. So the entire current will Yeah. actually take which path? The current will entirely take this path. It will all pass through 5 ohm path. Are you understanding? Yeah. And when the current will pass through 5 ohm, what do you think would happen? So the resistance that the current is taking into account is 5 ohm, as well as the resistance of the current, resistance of the battery, which is 0.5 ohms. So net resistance is of basically of the battery as well as the main resistance. So that shall be 5.5 ohms shall be my net resistance. Are you understanding my point? Okay. So Yes. V Yeah. voltage what we have is 3.3 volts. And the net resistance that we have is 5.5 ohms. Do you understand my point? Yeah. Understood? So V equals to IR if you apply. So what does it want to know? Yeah, it just wants to know the net resistance of the circuit. That's it, I think. The current also it wants to know. So it says the resistance of the circuit when the key K is open. When the key K is open, the circuit's resistance is 5.5 ohm. Second part, it says the current drawn from the cell when the key K is open. Okay, when this key K is open, obviously the current drawn would be what? You apply V equals to IR. So voltage or E, or in your book's language term, I'll tell you E equals to I times R plus R. If that makes sense to you. So EMF is given to you as what? For the battery. 3.3 volts, है ना? करंट अपने को निकालना है। नेट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। व्हाट इज दिस कैपिटल आर? द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज स्मॉल आर? द इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो ये बन जाएगा 5.5 टाइम्स आई शैल बिकम 3.3। तो आई कितना आ जाएगा 3.3 over 5.5। Are you understanding my point? Point Yeah. cancels point, so this becomes 3 over 5 because 11 times 3 and 11 times 5. So it is going to be 0.6 ampere shall be my current. Understood? Yeah. Now it says what is the resistance of the circuit when the key K is closed. अभी key K close कर दी तो ये circuit आपका ऐसा रहेगा। अब की क्लोज कर दी मतलब करंट इसमें जाएगा ऐसा। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है और इसका खुद का रेजिस्टेंस भी ऐसे दे रखा है। ये दिख रहा है ना, ये कैन यू सी द कर्सर, Yes. Yeah. right? This one. So this battery is 3.3 volts and 0.5 ohms resistance. This one is 2 ohm and this one is 3 ohm. This one would be how much? 5 ohm, right? And now this key K is closed. So whatever the current is actually flowing, understand this current is flowing, right? This current reaches where? This current reaches, let's suppose this is point A. The current moves, reaches point B, reaches point C, then divides and then reaches here and it tries to pass through it. So I do not know what is the net current. So what do? I will just break down this circuit like this. That do you see this arm if I mark this as D and E? So do you see DE arm? In the DE arm, do you see two resistances connected in series? कैसे Yeah. पता चला मुझे सीरीज में है? मैंने इसके अंदर एक करंट फ्लो कराया। मैंने कहा जो करंट सी पे डिवाइड हुआ ना, सी पे, तो मान लो टोटल करंट आई नेट आया बैटरी से, तो आई नेट करंट बटा डिवाइड हुआ आई वन और आई टू, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आई वन जब पहुंचा तो वो रेजिस्टेंस आर वन जो कि हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसको पार करेगा और आर वन को पार करने के बाद वो आर टू यानी कि हमारे इसको भी पार करेगा। नहीं आई बात समझ? इसको भी पार करेगा विच इज 3 ओम। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yeah. सही बात है। तो अगर वो आर वन को भी पार कर रहा है और वो आर टू को भी पार कर रहा है तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि इट इज क्रॉसिंग आर वन ऑल्सो एंड इट इज क्रॉसिंग आर टू ऑल्सो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो इंटायर इस पूरे Yeah. तार में, इस पूरे वायर में, डीई वायर में नेट रेजिस्टेंस, नेट करंट तो सेम ही है ना। और जब करंट सेम रहता है किसी रेजिस्टेंस में तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि इफ द करंट इज सेम द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। तो रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते तो आर नेट क्या बनता है, आर वन प्लस आर टू बनता है ना उनका। तो ये कितना बन गया 2 ओम प्लस 3 ओम, तो 5 ओम नेट रेजिस्टेंस हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि मैम मैं दो रेजिस्टेंसेस क्यों लगाऊं? मैं इन दोनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस ना लगाऊं? और नीचे की तरफ भी मैं क्या करूं, मैं एक रेजिस्टेंस क्यों लगाऊं? एक तो एक ही है तो एक ही लगाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला भी 5 ओम हो गया और नीचे वाला भी 5 ओम हो गया। बैटरी तो हमारी वही रहने वाली है। डोंट यू थिंक दिस इज राइट? Yeah. राइट कि भाई मैम आप क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो कि आपने दो रेजिस्टेंसेस जो दे रखे हैं 2 ओम और 3 ओम, आर वन एंड आर टू, इनकी जगह आपने एक ही लगा दिया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जितना काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं उतना ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम का भी कर रहा है। आ रही है बात समझ? और अब अगर आप इनका नेट देखो यहाँ पे तो 5 और 5 का क्या सीन हुआ मुझे बताओ। 5 और 5 का क्या मतलब हुआ? 5 और 5 का मतलब हुआ दे आर इन पैरेलल नाउ। तो अब मैं ये दो भी क्यों लगाऊं, मैं इनकी जगह एक ना लगाऊं? और एक लौता वो क्या करेगा, वो हो जाएगा पैरेलल का 1 बाय आर नेट। तो 1 बाय आर नेट शैल बी व्हाट 1 बाय आर वन, like let me mark this as R3 and R4. So R 1 by R3 plus 1 by R4, right? तो यहाँ से इसकी सॉल्विंग अगर होती है तो 1 by R net फाइनली क्या निकलता है 1 by 5 plus 1 by 5. So that shall become 2 by 5, isn't it? That shall become 2 by 5. Yeah. तो R net क्या बना फाइनली? R net क्या बना? R net एक्सटर्नल बता रही हूँ मैं अभी तो ये बना, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर देंगे इसको तो 5 by 2 बन गया। That if 1 by R net is 2 by 5, then what do you think R net external shall be? R net external shall be 5 over 2, isn't it? तो ये 5 over 2 ओम आ गया ना मेरे पास। बोलो
नहीं ये बात समझ। Yeah. और अगर ये 5 ओवर 2 ओम आ गया और ये मेरे पास 3.3 वोल्ट्स की बैटरी आ गई ओवर 0.5 ओम्स, तो अब मेरे लिए फाइनल सर्किट क्या बनाइए मुझे बताओ कि मैम आपने पूरा सॉल्विंग करके ये 5 ओवर 2 बना दिया। अब उल्टा कर लो जरा। अब देखो यहाँ पे क्या सीन आ रहा है, यहाँ पे पूरे सर्किट का फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओवर 2 मतलब 2.5 ओम्स। तो फाइनल सर्किट अगर मैं देखूं तो E इक्वल्स टू आई टाइम्स आर प्लस आर लगा रहे हैं तो ईएमएफ कितना है 3.3 वोल्ट्स। करंट हमें निकालना है। कैपिटल रेजिस्टेंस कितना है 2.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5। क्योंकि जो हमारा बैटरी है वो करंट जो दे रहा है वो करंट हमारे एक्सटर्नल सर्किट के लिए भी मिल रहा है और अपने अंदर से भी जो करंट निकल रहा है अपनी वोल्टेज को भी तो खर्च कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस अपना इंटरनल रेजिस्टेंस को भी करंट को ओवरकम करके बाहर आना पड़ रहा है ना। तो ये हो गया 3 टाइम्स आई। ये चीज समझ आती है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है आयुष? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है आयुष? Terminal is EMF minus internal resistance. बट व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या समझते हो? जैसे मार्केट से एक सेल खरीद के लाते हो तो उस पे लिखा होता है ना 5 वोल्ट्स या 2.2 वोल्ट्स, पर क्या आपके बल्ब जो आप उससे बल्ब जलाने की कोशिश कर रहे हो क्या आपके उस बल्ब को एक्चुअल में 2.2 वोल्ट्स मिलता है? No. नो। एक्चुअली थोड़ा सा करंट बाहर निकलने में खर्च हो जाता है। थोड़ा सा करंट बाहर निकलने में खर्च हो जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? Yeah. तो क्योंकि वो थोड़ा सा करंट बाहर निकलने में खर्च हो जाता है इस कारण से अंदर अंदर सेल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा होता है जिससे एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ये जो वोल्टेज है वो हमारे अप्लायंस को कितनी मिलती है? हमारे अप्लायंस को सिर्फ 2 वोल्ट्स ही मिलेगी। 0.2 वोल्ट्स की एनर्जी खर्च हो रही है सेल के अंदर से निकलने में। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना तो उसको कुछ ना कुछ पीछे खींचता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को वापस पीछे खींच लिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा? और अगर इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकला तो बल्ब में से कैसे आएगा? बल्ब में इलेक्ट्रॉन ही नहीं घुसा तो करंट कैसे आएगा? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना जब तो पीछे की तरफ एक पुल क्रिएट हो जाता है सेल के अंदर और वो सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकता है। और हमें क्या करना है? हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकलने देना है। तो वो इलेक्ट्रॉन निकलता है जैसे धक्का मार के आगे की तरफ जब भागता है, जैसे ही वो आगे की तरफ भागता है तो हम कहते हैं कि भाई इतनी 0.2 जूल की एनर्जी तो अंदर से बाहर निकलने में ही इस इलेक्ट्रॉन ने खर्चा कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yeah. है ना, इस वजह से ये ईएमएफ होता है। तो अब देखो, अब आप जरा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब देख लो जरा। अब यहाँ प्रोसेस क्या है कि 3i आ गया तो i कितना निकल के आएगा? 1.1 एम्पियर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 1.1 एम्पियर करंट निकला। असली में बैटरी ने टोटल 1.1 एम्पियर करंट दी। अब जो मैंने सर्किट 1 था ना, ये मेरा सर्किट 1 वाज माय ओरिजिनल सर्किट। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो सर्किट 2 पे पहुंची। सर्किट 2 को सिंप्लीफाई करा तो सर्किट 3 पे पहुंची। सर्किट 3 पे मैंने फाइनली करंट निकाल दिया। पर असली में ये जो मुझे 2.5 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्या वो असली में सिंगल रेजिस्टेंस था या असली में 2 रेजिस्टेंसेस थे 5-5 ओम के? बताओ, बोलो। क्या वो असली में एक Two रेजिस्टेंस था या 2 resistance. रेजिस्टेंस है? 2 थे। तो असली में हुआ क्या कि ये Two. जो 1.5 एम्पियर का करंट है ना, ये 1.5 एम्पियर, सॉरी 1.1 एम्पियर का जो करंट है ना, ये 1.1 एम्पियर का करंट एक्चुअली फ्लो करा और ये 2 पार्ट्स में बट गया। इस पॉइंट पे आके 2 में बट गया। सी पॉइंट पे पहुंचा और सी में 2 पार्ट्स में बट गया। अब मुझे बताओ, क्या दोनों में रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल है? Yeah. बोलो, Yes. बोलो। तो मुझे बताओ कि कितना वोल्टेज हमारे इन दोनों को मिला होगा? क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों को मिला होगा? मुझे बताओ, बोलो। Same. सेम। क्या वो 3.3 वोल्ट होगा या उससे कम होगा? तो मैं कहती हूँ कि भाई वोल्टेज वोल्टेज यूज्ड इनसाइड द सेल वो कितना रहा? आई टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। आई है 1.1, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, तो ये आएगा 55। तो 0.55 ओम्स खर्च हो गया अंदर की तरफ। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो 0.55 खर्च हो गया Yeah. तो कितना बचा?
3.30 में से मैं 0.55 घटा दूं तो कितना घट जाएगा? 10 में से 5 गया 5 आया, ये कितना हो गया? ये हो गया 12 में से 5 गया 7 आया। तो 2.75 वोल्ट्स जो है वो हमारे इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पे दिखेगा। बोलो हाँ या ना? Yeah. ये बात समझ आ रही है? सो 2.75 वोल्ट्स हमारे इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पे दिखेगा। नहीं ये बात समझ? बोलो। और अगर 2.75 वोल्ट्स यहाँ Yes, दिखा, yeah. 2.75 वोल्ट्स यहाँ दिखा, अब मैं अगर आपसे करंट पूछना चाहूँ तो क्या मैं इंडिविजुअली इन पे V इक्वल्स टू IR लगा सकती हूँ? बोलो। तो वोल्टेज है 2.75, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस है 5, तो I कितना आ जाएगा? 2.75/5। सही है? तो ये कितना आएगा मुझे बताओ? 5 5 25 एंड 5 5 25, तो 0.55 एम्पियर मेरा करंट आ जाएगा इसके अंदर और इतने इसके अंदर, दोनों में बराबर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yeah. बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, yeah. और वो वैसे भी कर सकते थे कि भाई मैम 1.1 एम्पियर करंट जा रहा है, बराबर बराबर रेजिस्टेंस है, तो इक्वल रेजिस्टेंस इक्वल करंट लेता है, रुकावट बराबर है तो बराबर बराबर करंट बटेगा ना। बताओ हाँ या ना? ठीक है। No. तो यहाँ पे अगर 1.1 नेट करंट निकल रहा है तो 1.1 करंट का आधा आधा कर लो, बिल्कुल सही है। बोलो अब क्या हो जाएगा? Yes, yeah. अब हमारे पास क्या हुआ? अब ये जो इधर जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर असली में ये स्ट्रक्चर भी नहीं था। असली में तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो यही था, ओरिजिनल तो यही वाला था, स्ट्रक्चर 1। तो ये जो इस आर्म में आप कह रहे हो कि 0.55 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 0.55 तो इसमें भी जाना चाहिए ना। अब 0.55 इसमें पूरी आर्म में जा रहा है, तो अब मुझे इंडिविजुअली अगर सबका वोल्टेज पूछने लग जाए तो मैं क्या बताऊंगी कि 0.55 टाइम्स 2 इसका, क्योंकि आई ये रहा, आर ये रहा, और 0.55 टाइम्स 3 इसका हो गया, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर तो लगाते ही हैं हम लोग। बोलो तो सबके लिए अलग अलग V इक्वल्स टू आई, ये आपका करंट हो गया, ये आपका आर हो गया, तो वोल्टेज निकल के आ गया कि नहीं आ गया? आई यू अंडरस्टैंड? बोलो Yes, yeah. पढ़ना समझ आया? तो यही पूछ रहा है आपसे। अब क्या पूछ रहा है? कहते हैं नेट सर्किट रेजिस्टेंस निकाल दिया, फाइनल हमने सर्किट रेजिस्टेंस निकाला 2.5 एम्पियर प्लस 0.5 3 एम्पियर 3 ओम्स, और कितना करंट ड्रॉ हो रहा है जब की क्लोज है, तो की क्लोज है तो 1.1 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है। उसके बाद हमने सबके अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल दी। तो ये मेरा ईएमएफ क्या था? 3.3। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 2.75 था कि नहीं था? बताओ पढ़ना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yeah. ठीक है, इस तरह से So resistance of circuit does not include internal resistance, yeah? नो नो। Okay. पेपर कब है? January 3rd, day after tomorrow. डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया, समझ आया ना कैसे कर रही हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व? Yeah. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक क्वेश्चन आपने ये दे रखा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, ये भी अपने को पता है ना? तो फील्ड अगर नॉर्थ से साउथ जाती है तो क्या हो क्या रहा है? तो कहता है अगर वायर इसी की सिधाई में पड़ा है, राइट एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन, तो या तो करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा हो या करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा हो, दोनों ही केसेस में फोर्स जीरो होती है। फोर्स जीरो होती है मतलब देखो सीधी सी बात है, आप खुद सोचो, अगर एक बड़ा मैग्नेट यहाँ रखा है नॉर्थ साउथ, उसके पास एक और छोटा मैग्नेट रखा है, तो क्या ये बड़ा मैग्नेट का साउथ छोटे मैग्नेट
ठीक है, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं तो एक बड़ा सा मैग्नेट है मान लो नॉर्थ साउथ, है ना, और इसके पड़ोस में एक छोटा मैग्नेट रखा है विच इज साउथ नॉर्थ। तो बड़ा मैग्नेट ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो छोटा मैग्नेट क्योंकि वो भी अपना मैग्नेट है और ये बड़ा वाला भी मैग्नेट है, तो होगा क्या कि बड़ा वाला इसको फोर्स लगाएगा ना, तो ये भागेगा दूर, क्योंकि साउथ एंड साउथ सामने सामने आ रहे हैं। बोलो, तो रिपल्शन हो रही है, नहीं आ रही बात समझ? मेरी बात समझ आ रही है आयुष? Yeah, yes. अब व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अब यहाँ पे अगर एक वायर है तो हमने ये भी पढ़ा है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस इट्स ओन फील्ड। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस इट्स ओन फील्ड। समझ आ रही है? तो जब करंट कैरिंग वायर अपनी खुद की फील्ड बना रहा है तो इसकी भी अपनी नॉर्थ साउथ पोल हो रही है। और अगर राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो तो आप कैसे सीखते हो? राइट हैंड थंब रूल कैसे लगा के देखते हो? आता है राइट हैंड थंब रूल लगाना? यू नो हाउ टू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल? जैसे करंट है, ये वायर है, वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो हाउ डू यू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल? जस्ट टेल मी दैट। Put it like this, so it हाँ will go anti-clockwise. हाँ, तो उससे कैसे पता चलता है कि जिधर फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, आपने थंब को लगाया इसकी डायरेक्शन में और अपनी फिंगर्स को कर्ल करा। जब अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे इस तरह से, तो ये प्लेन है ना, इस प्लेन में तार रखा है, तो थंब लगाया, ऐसे कर्ल करा, तो फिंगर्स अंदर जा रही हैं तो साउथ पोल, और मेरी तरफ बाहर आ रही है तो नॉर्थ पोल, क्योंकि फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं और साउथ पोल में एंट्री लेती हैं अंदर। हाँ है ना? तो अगर आप डायग्राम बनाओ Yeah. तो आप कैसे डायग्राम बनाओगे कि भाई मैम अगर इसमें यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो आप फिंगर्स ऐसे अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर निकलेंगी, इफ यू सी। तो इस प्लेन के अंदर अंदर जाने वाली फील्ड को क्या बोलते हो? साउथ पोल। यस और नो? और बाहर से आते तो नॉर्थ पोल। नहीं आ रही बात समझ? Yeah. सही बात है कि नहीं? बोलो। तो उस हिसाब से हम ये Yeah. बोलो, उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो अगर एक वायर में करंट चल रहा है तो वो वायर भी तो अपना नॉर्थ और साउथ बना रहा है। तो अगर आप इस वायर को कहाँ रख लोगे? अगर इस वायर को आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे तो क्या होगा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ आमने सामने बनने चाहिए ना। तो अगर वायर ऐसे रखा जाएगा तो इसका साउथ यहाँ, इसका यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ बनेगा, है ना? तो नॉर्थ नॉर्थ में इंटरेक्शन होगी, तो साउथ साउथ में इंटरेक्शन होगी अच्छी, तो फिर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नहीं आई बात समझ? बताओ भाई, फोर्स एक्सपीरियंस क्यों हो रही है? क्योंकि एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को या तो पुल कर रहा है या रिपेल कर रहा है, सीधी सी बात है। बोलो। तो अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितनी एंगल पे हम इस वायर को रखें फील्ड के साथ, तो फील्ड है कहाँ? फील्ड तो नॉर्थ से साउथ है, फील्ड तो नॉर्थ से साउथ है, इजंट इट? सो नॉर्थ से साउथ वाली फील्ड में अगर वायर को परपेंडिकुलर रख दिया फील्ड के साथ, तो इफ वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताओ? तो ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? और दूसरा क्या हो जाएगा Yeah. मुझे बताओ? अगर आपने वायर को इसके फील्ड के साथ ही रख दिया, जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में आपने वायर रख दिया, तो क्या हो जाएगा? तो आपका फोर्स हो जाएगा जीरो। तो आपका फोर्स हो जाएगा जीरो, तब ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। इसका तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने वो रूल सीखा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सीखा है कि नहीं सीखा है? फ्लेमिंग्स Yeah. लेफ्ट हैंड रूल Yes. सीखा है? बताओ। Yeah. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाते हैं मुझे बताओ? फोर्स निकालनी है थंब के अक्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट भी इधर जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी रूल लगता है ये रिवॉल्वर बना के। ये तो तब लगता है जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बोलो हाँ है ना? तो ये अगर आपका ऐसी सिचुएशन आ गई, सो देन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब फोर्स इज जीरो। और ऐसा एप्लीकेबल कब होएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में करंट, उसी डायरेक्शन में वायर डाल दी। तो वायर आइदर कैन कैरी करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और अगेंस्ट, देन द फोर्स इज जीरो।
और अगर मान लीजिए आपका इस तरह से रखा हुआ है, ये मान लो इस तरह से रखा हुआ है हमारे पास, ये है ना, कैसे, मान लो इस तरह से रखा हुआ है, ये यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो वायर या तो ऐसे रखा हो तो भी फोर्स लगेगी, या वायर ऐसे रखा हो, बोलो, है ना, वायर या तो ऐसे रखा हो फील्ड में, या ऐसे रखा हो, ऐसे ना रखा हो, क्योंकि ऐसे तो ऐसे रखोगे तो क्या हो रहा है, ऐसे रख रहे हो तो फील्ड ही जा रही है। देखो इसमें ना एक टेबल देना मेरे को। वन सेकेंड। कभी कभी भी फिजिक्स पढ़ाते वक्त चाहिए होती है टेबल। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अब क्या हो रहा है, फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो वायर फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये फील्ड जा रही है ऐसे, तो ये क्या है, ये वायर है, तो ये वायर आपका परपेंडिकुलर रखा हुआ है, क्योंकि फील्ड तो ऐसे जा रही है ना, ऐसे, और ऐसे भी रखा हो सकता है वायर, क्योंकि फील्ड तो अभी भी ऐसे जा रही है, तो फील्ड के परपेंडिकुलर ही तो हुआ ये वायर। नहीं आई बात समझ? Yeah. तो इस तरह से काम होता है। अब देखो आप जरा, तो किस तरह से काम करोगे आप, बोलो। तो ये मैंने इसका जवाब भी दे दिया आपको कि भाई अगर वायर परपेंडिकुलर है तो ही फील्ड मैक्स, तो ही फोर्स मैक्सिमम है, अदरवाइज फोर्स मैक्सिमम नहीं है, ठीक है ना। But if current is flowing like this, then shouldn't the tips of the thing be the pole? सॉरी, This should be, if current is passing like this horizontally, then shouldn't the tips be the pole? नो, टिप्स पे कोई मैग्नेटिक फील्ड आती ही नहीं, ये हम 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ाते हैं, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट देयर इज जीरो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टिप्स ऑफ द वायर, and there is a proof for that also, but that's a mathematical proof, so that you won't be able to do it right now, but you have to understand in grade 10th that in a straight wire at the tips the poles should be zero, the poles strength would be zero at the tips. Okay, अब देखो, अब यहाँ क्या सीन है, अब एक क्वेश्चन आपने और क्या भेजा है मुझे, एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशंस इन कनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस इफ पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है। देखो इसमें क्या कह रहा है, आपका ये कौन सा लेंस है, पहले मुझे आप ये बताओ। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी इस तरह से, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये कैसे काम करेगा अभी। देखो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा लेंस हो गया, ठीक है। अब लेंस जो ये हो गया ना मेरे पास इस तरह से, ठीक है, ये समझ आया बात। अब ना आइडियली इसको आप ऑप्टिकल सेंटर मान लो, सेंटर वाले पार्ट को, तो सेंटर वाले पार्ट को ऑप्टिकल सेंटर मानोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, सही है, ये क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो अब लाइट कहाँ जाती है, लाइट सीधी जाती है, तो अगर मैं मार्क करूं तो मेरे लिए ये अगर फोकस 1 है और जितना डिस्टेंस मान लीजिए ये है, उतना ही सेम डिस्टेंस मैंने यहाँ पे एक और मार्क करके फोकस 2 टाइम्स फोकस 1 कर लिया, और जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 1 का है उतना ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 2 का भी है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। Yeah. तो ये आपका वायर लेंथ उतनी है, ये लेंथ उतनी ही आ गई, तो यहाँ पे मैंने मार्क करा क्या, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया अपना 2f2, सही है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, ये देखो आप ऑब्जेक्ट जिधर रखा है दैट मस्ट बी सम ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट है अपनी खुद की, है ना, तो इस ऑब्जेक्ट में अपनी खुद की लाइट है ए बी, तो लाइट कहाँ से चली, ए से चली किधर की तरफ, इधर की तरफ,
तो जिधर की तरफ चली ना, देखो बैठ के डिस्टेंस नापना हमें ओ से है, ऑप्टिकल सेंटर से है, पर लाइट जब चल रही है, आप खुद सोचो, इसको आप ऐसे देखो, इसको आप ऐसे देखो कि भाई मैम हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये रखा ऑब्जेक्ट, लाइट ये भेज रहा है ऐसे, पर यहाँ है लेंस, और लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ, हम ऑप्टिकल सेंटर पे बैठ रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे बैठ के देखने की लाइट किधर जा रही है। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर पे बैठ के हम नापे डिस्टेंस और हम लाइट के साथ ही चल पड़े, लाइट की जिधर लाइट जा रही है उसके साथ ही चल पड़े इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो वो पॉजिटिव हुआ। और अगर लाइट, मेरी लाइट कैसे आ रही है, लाइट तो इधर आ रही है और मैं ऑप्टिकल सेंटर बैठ के उधर नापने लग रही हूँ ऑपोजिट, तो फिर उसको नेगेटिव लेंगे। अगर हम इंसिडेंट रे के साथ चल रहे हैं तो दैट इज पॉजिटिव, और अगर हम इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चल रहे हैं सो दैट इज नेगेटिव। एक तरीका तो ये होता है पहचानने का, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे आप देखो ग्राफ डायग्राम पे देखो आप, सो डायग्राम पे किस तरह से आप देखोगे इसको कि भाई मैम अगर हमारे पास ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया और ये हमारा यहाँ पे लेंस हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और लाइट अब कहाँ जा रही है, लाइट इधर जा रही है ना, लाइट किधर जा रही है, लाइट तो सीधी जा रही है, लाइट तो सीधी जा रही है, बोलो हाँ है ना, ये कौन है, ऑप्टिकल सेंटर, सही बात है, बताओ तो होगा क्या, मुझे बताओ। Yeah. तो अब मैं ओ से बैठ के मैं बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्ट तो ए बी है ना मेरा, व्हाट इज माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज माई ए बी, तो लाइट यहाँ से, ये आप ओ पे बैठे पर आप चले इधर कि ओ से बताओ ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो इसे बोलेंगे यू, ठीक है, इसे बोलेंगे यू। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Yes. बोलो। और अगर मान लो लाइट गई कहाँ, लाइट ऑब्वियसली लाइट है जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास करेगी, ये रहा फोकस इसका, तो लाइट विल पास थ्रू द फोकस, तो ये लाइट फोकस से पास कर गई इस तरीके से आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी, इसका क्या मतलब समझे आप बताओ, कि फोकस आगे वाला इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ओ से बैठ के राइट में चल रहे हो फोकल लेंथ नापने के लिए, तो ओ से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कह रहे हैं, नहीं आ रही बात समझ, बताओ। अगर Yes. ओ से Yeah. फोकस तक की दूरी को आप फोकल लेंथ कह रहे हो, उससे क्या समझा आप बताओ, कि मैम ये जो फोकल लेंथ मेरी आई, ये टुवर्ड्स राइट ही आई, उसी डायरेक्शन में आई मैम जिसमें लाइट जा रही थी, तो मैं उसी डायरेक्शन में चल पड़ा टू मेजर दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yeah. नहीं आई बात समझ, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Right? understood. Yeah. So that's how basically you calculate. Another method is to identify it this way, that if you consider this part as the origin, the optical center as your origin, so I hope you're understanding all the distances towards right are 1 2 3 4 5 6 7, all the distances towards right you take as positive, isn't it, the number line, and on the left you take all of them to be negative. That is another method, right Ayush? Yeah. At the top it would be, isn't it, at the top it would be what, positive, and at the bottom it would be negative. I hope you're understanding my point, Yeah. right? That's So in how. this case, AB is negative, the distance of AB from Yes, exactly, because you have optical to move center. left. You have to move left from optical center, you have to move left, and you are actually moving against the incident ray. The incident ray is this ray. Just have a look where the incident ray is moving. The incident ray is moving Yeah. from point A to point O, yeah, D, but we are moving from O to B against the incident ray, so obviously I'm moving against the incident ray, hence the distance would be negative. Do you understand what I'm saying? Yes. Yeah. Understood. So that's how we basically check, right? So now see, why am I telling you the incident ray concept? This is important. So if for example, if the another ray, you make it down right here, so this is there, and let's suppose this is where the two rays meet, so this is going to be my final image, yes or no? So it is going to be A dash B dash. Yes. So Yeah. you are measuring A dash B dash below the principal axis, and all the distances below the principal axis in the optical center line, don't you see it is negative?
It is -1, -2, -3, -4 and so on like this. I hope you're understanding. Yes. So this shall be what? This shall be negative. Yes or no? Yes. Yeah. Right? That's how we have to see. All right? And for concave also it's same. No, yeah, method is same exactly. The method is the same to identify plus and minus. If I go towards right of my optical center, I take it as positive. If I go towards left, I take it as negative. If I go down, I take it as negative. And if I go at the top, it is positive. तो अभी u क्या लोगे आप? माइनस u लोगे. और यहाँ पे इमेज कहाँ बन गई? प्लस v बन गई, क्योंकि जो भी मान लीजिए 30 सेंटीमीटर से मान लीजिए बनती है, तो वो आपका इमेज डिस्टेंस है, तो आप उसको प्लस 30 लोगे. और नीचे अगर ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो आप उसको +2 लिखोगे. और इमेज मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का बनता है, तो आप उसको -3 सेंटीमीटर लिखोगे. सही बात है कि नहीं? बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yeah. So this is how it is going to be formed. You understand? Right? ये कॉन्सेप्ट है हमारा इसका. ये कॉन्सेप्ट है. अब इसमें क्या है, जैसे कनकेव लेंस है, आपका कनकेव लेंस बना लो आप. तो कनकेव लेंस में, लेकिन इसमें याद क्या रखना है आपको कि मैम इसमें जो कन्वेक्स लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस का क्या सीन क्या है कि लाइट रे जो है वो सीधी चली और आफ्टर रिफ्रैक्शन उसने आगे वाला फोकस इस्तेमाल करा. तो फोकस तो दोनों है ना, फोकस तो आगे वाला भी होता है, फोकस तो पीछे वाला भी होता है, इजंट इट? तो कौन सा एक्चुअल फोकस, रियल फोकस कौन सा है कन्वेक्स लेंस का? रियल फोकस है ये वाला, आगे वाला. इसीलिए कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव माना जाता है. तो अगर मैं आपको बोलती हूँ देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, है ना? अगर ये बोला मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो आप क्या समझोगे इससे कि मैम कॉन्वेक्स लेंस है, आगे वाला ही फोकस ये यूज करेगा, क्योंकि लाइट तो रिफ्रैक्शन के बाद आगे वाले फोकस ही जाती है. तो ऑप्टिकल सेंटर से हमें आगे वाले फोकस की लेंथ नापनी है, तो मैं इसकी फोकल लेंथ को +20 सेंटीमीटर लिखूंगा. और इसीलिए पावर जो निकालते हो 1 बाय फोकल लेंथ, तो वो भी आपका 0.2 मीटर में कन्वर्ट करके डालोगे तो पावर भी पॉजिटिव ही आएगी. नहीं आई बात समझ? Understood. है ना? ये कॉन्सेप्ट है. अब देखो यहाँ पे अगर कनकेव लेंस बना लिया, कनकेव लेंस बना लो. ऐसे बना लिया. और ये इसका क्या बना दिया हमने? प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया. ये क्या बना दिया इसका हमने? ऑप्टिकल सेंटर बना दिया. ठीक है. और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है बताओ? यहाँ हमारा ये ऑब्जेक्ट है. तो लाइट रे कैसे जाएगी इससे बताओ? लाइट रे जाएगी सीधी Diverge. और वो डाइवर्ज होगी. किस तरह से डाइवर्ज होगी? कि अगर ये पॉइंट फोकस है तो ये लाइट रे इस तरह से जाएगी कि ये लाइट फोकस से पास होते हुए निकले. ऐसे समझ आ रही है? सो इट वुड बी समथिंग लाइक Yeah. दिस काइंड ऑफ लाइट. ऐसी. ये डॉटेड लाइन क्यों बना रही हूँ? जस्ट टू शो यू कि पीछे एक्चुअली ये लाइट आई नहीं, ये लाइट तो आगे ही गई. ठीक है. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये इस तरह से आ रही है, ये लाइट सीधी गई और ये लाइट इधर निकल गई. और पीछे की तरफ हमने डॉटेड लाइन क्यों दिखा रहे? टू शो कि ये अगर पास होती तो पीछे वाले फोकस से होती. तो ये क्या हुआ? ये फोकल लेंथ हो गया और ये -f हो गया. हाँ या ना? बोलो. Yeah. नहीं ये बात समझ. तो अगर कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस का क्या होगा मुझे बताओ? यू तो आप हमेशा ही नेगेटिव लोगे, सीधी सी बात है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव हो जाएगा, यू तो हमेशा ही नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लाइट इधर आ रही है, इंसिडेंट रे इधर आ रही है और हम ऑप्टिकल सेंटर पे बैठ के लेफ्ट जा रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यू हमारा कैसा हो गया? यू हमारा हो गया नेगेटिव. नहीं ये बात समझ. Understood. Yeah. ठीक है. समझ आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये कनकेव लेंथ हो गया अपना. Yes. कनकेव लेंस, सॉरी कनकेव लेंस लिख दिया, कनकेव लेंस लिख दिया मैंने.
इस कनकेव लेंस के अंदर क्या है, यू तो नेगेटिव है, बोलो यू तो नेगेटिव है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। और आप देखो अगर फाइनल इमेज बनाते भी हो, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट पास भी करा देते हो फॉर दैट मैटर ऐसे वाली, तो आपको समझ आना चाहिए कि इमेज भी हमेशा इसमें यही बनने वाली है, ये रही इमेज आपकी, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आ जाएगा, इजंट इट। तो v भी नेगेटिव हो गया। तो कनकेव लेंस में तो सब कुछ ही नेगेटिव होगा, होगा भी और दिया भी होगा और निकलना भी चाहिए। बोलो समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? Yeah. So that is how it has to be like this. Do you understand my point? ये कॉन्सेप्ट है। और अगर कनकेव होगा तो कनकेव में सिर्फ एक केस ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कनकेव लेंस है आपका, तो सिर्फ एक लौता केस ये रहता है आपका, जैसे ये बनाया आपने, तो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है और ऑब्जेक्ट आपने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में रखा, तो यू तो नेगेटिव लोगे क्योंकि लाइट इधर जा रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन आगे वाले फोकस से पास करेगी, तो फोकल लेंथ तो हमेशा ही पॉजिटिव लोगे, यू नेगेटिव लोगे, है ना, ये तो फिक्स है। अब v क्या है, v भी मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव बनता है, सिर्फ एक लौते ये केस में v आपका नेगेटिव बनता है, क्योंकि यहाँ पे आप v को इधर की तरफ बनाते हो। ये मेथड अगर आपको डायग्राम याद हो तो इसका v भी आप नेगेटिव बनाते हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसका v नेगेटिव लोगे ओनली इन दिस केस, only in this case when object is between O and F। समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? ये कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टूड और नॉट? Understood. ठीक है, तो इस तरीके से ही काम होगा। और बताओ और क्या पूछना है? The give reason question. ओके, क्लाउड्स अपीयर वाइट, ये वाला कैसे समझोगे मैं आपको बताती हूँ। आपको स्कैटरिंग वाला कॉन्सेप्ट पता है आयुष? Yeah. क्या होता है स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट, मुझे बताओ। Splitting of white light into the constituent. ओके, नो नो नो, दैट इज डिस्पर्जन, वो तो डिस्पर्जन है। स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स कॉल्ड डिस्पर्जन। मैं पूछ रही हूँ स्कैटरिंग में, स्कैटरिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? हाउ डज द स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। पता है ये चीज? केमिस्ट्री का पेपर कब है? Chemistry, it's let me just check once. टाइम है केमिस्ट्री के पेपर में? Yeah. कितने दिन का? This is on 16th January. कितने दिन का टाइम है? I think around 15 days, 16 days, yeah. अच्छा, so just after third you have direct chemistry? No, okay. No, we don't. We have 2 days right before chemistry. Yeah, that's what I'm saying. Just inform me, the day you come back with the exam, whatever is the exam before, just inform me, okay? So that we can keep longer classes. So I will you be able to keep classes in between those classes, between your exams? Yeah, between some of them, yeah. Okay. No, it's fine. Like if it's exams are there, pre-boards are there, take them seriously. But just wanted to know in case you would be able to schedule certain classes in between them, just let me know. Right? Okay. All right, good enough. See, understand. How does the scattering takes place? Just understand. For scattering, understand. Just see. When we talk about the scattering part, right?
Just understand one thing. In a very short manner, I'll tell you. The bigger particles, okay, they scatter bigger wavelengths, right? And the smaller particles scatter smaller wavelengths. This is one method, easy method I can tell you. Do you understand? Yeah. तो what exactly is happening? कि अभी क्या हो रहा है? रेड लाइट जो होती है ना, हिंदी में याद रखोगे ना तो याद रहेगा, रेड मतलब लाल, लाल मतलब लंबी। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, ठीक है? तो रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। और वायलेट कलर की वेवलेंथ कैसी होती है? वायलेट कलर की वेवलेंथ कैसी होती है? वायलेट कलर की वेवलेंथ थोड़ी कम होती है, लीस्ट वेवलेंथ। यू अंडरस्टैंड? Violet color has least wavelength. Do you understand my point? You understand? Yeah. तो अभी हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर ये वेव चल रही है, अब ये वेव बहुत बड़ी है, ये वेव बहुत बड़ी है, क्रेस्ट और ट्रफ बहुत बड़ा है, ठीक है? तो अगर इसके आगे बड़ा पार्टिकल आएगा ना, तभी ये लाइट अपने रास्ते से डाइवर्ट होगी, इसे बोलते हैं स्कैटरिंग। और अगर ये वेव बहुत छोटी है, ठीक है, तो अगर इसके आगे छोटे मोटे पार्टिकल्स आ गए, इसके साइज के पार्टिकल्स आ गए या इससे बड़े आ गए, तो ये छोटी वेव स्कैटर हो जाएगी। तो बड़ी वेव को स्कैटर होने के लिए क्या चाहिए? इस बड़ी वेव को स्कैटर होने के लिए क्या चाहिए? कि भाई या तो मेरे साइज का पार्टिकल आए, अगर मुझसे छोटे पार्टिकल्स भी आएंगे, कितना मेरा साइज कितना है? जितना इसके डायमीटर का ये है इस वेव का साइज। जितने में उसकी एक पूरी क्रेस्ट और एक ट्रफ बन जाती है ना, उतने डिस्टेंस को बोला जाता है उस वेव का साइज। तो अगर ये वेव जो हमारी बनी है ना, ये वेव को कम से कम इतना बड़ा पार्टिकल, ब्लू बड़ा पार्टिकल चाहिए, तब जाके ये वेव अपने रास्ते से हटेगी, स्कैटर होएगी। नहीं तो ये वेव सीधी चलती जाएगी और ये अपने उस पार्टिकल को भी हटाकर साइड में वेव सीधी निकल जाएगी। तो अब ध्यान से देखो, अब ये क्या है? ये है सन। यहाँ पे सन से क्या आ रही है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स है, VIB GYOR तो हम पढ़ते ही हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो क्या रास्ते में, मुझे बताओ, क्या डस्ट पार्टिकल्स नहीं है? बड़े छोटे सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, हाँ या ना? यस और नो? Yeah. डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं, छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ उससे भी छोटे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और ये लाइट जो है, ये उसके Yeah. हिसाब से सबसे आ रही है। तो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम कहते हैं जी क्लाउड ब्लू दिखते हैं, जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है स्काई ब्लू? बताओ। स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, स्काई अपीयर्स टू बी Because ब्लू। blue ऐसा scattered. क्यों दिखता है मुझे बताओ? दिखता है इसलिए है क्योंकि व्हाइट लाइट में वायलेट कलर सबसे छोटी वेवलेंथ है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो है ना, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ को चाहिए कि या तो मेरे साइज के पार्टिकल्स मेरे रास्ते में आए जिनसे मैं टकरा सकूं, या मेरे से बड़े। अब आप देखो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इतने तो बड़े तो हैं कि वायलेट लाइट से तो बड़े ही हैं। वायलेट लाइट बहुत छोटी होती है, वायलेट लाइट बहुत छोटी होती है। तो अगर वायलेट लाइट बहुत छोटी होती है तो इससे क्या समझ आया कि वायलेट लाइट के आगे अगर कोई पार्टिकल आएगा, है ना, तो ये उससे टकराकर अपना रास्ता बदल देगी। ये आएगी, टकराएगी, अपना रास्ता बदल देगी, तो स्कैटर हो जाएगी ना। बताओ। क्या मेरी Yeah. बात समझ आ रही है? Scattered. तो अब आप बताओ, यहाँ पे अगर हमारे पास ये स्काई है पूरा, यहाँ पूरा स्काई है, और ये आयुष खड़ा है, ये आयुष है। तो आयुष को आंखों में स्काई से कलर जा रहा है। बोलो। आयुष की आंखों में स्काई से कलर जा रहा है, और स्काई में अगर ब्लू कलर पहुंच गया तो वो ब्लू कलर ही तो आंखों में जाएगा। तो आयुष को वो ब्लू दिख रहा है, स्काई ब्लू दिख रहा है या ना? तो मुझे स्काई ब्लू क्यों दिखता है? कोई भी चीज मुझे ब्लू या हरी कोई दिख रही है तो क्यों दिख रही है? क्योंकि उस चीज का रंग टकरा के मेरी आंखों में जा रहा है। समझ रहे हो? अंधेरे में तो स्काई मुझे कुछ दिखता ही नहीं ना, क्योंकि स्काई में कोई कलर ही नहीं है। अब यहाँ सन था, तो सन की जो लाइट आई, व्हाइट लाइट,
सन की जो व्हाइट लाइट आई Yeah. उसमें वो विबग्योर है, बोलो सही है। Yes. तो वायलेट लाइट का क्या सीन है? वायलेट लाइट आई लेकिन बीच में पार्टिकल्स मिल गए उसको रास्ते में बड़े सारे। तो जब पार्टिकल्स मिल गए तो वो वायलेट लाइट उन सबसे टकरा कर क्या कर रही थी? वो वायलेट लाइट सबसे टकराई और इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई। और जब स्काई से टकरा के मेरी आंखों में गई तो मुझे स्काई कैसा लग रहा था? ब्लू। और जो बाकी कलर थे येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी थी, पर इतने बड़े बड़े रास्ते में डस्ट पार्टिकल्स थोड़े स्मॉल रह गए साइज में। आई कि नहीं आई? और डस्ट पार्टिकल्स साइज में कैसे रह गए? थोड़े से स्मॉल रह गए। तो ये स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड को स्कैटर नहीं कर पाए, तो वो येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज सीधे चले आए। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? तो जो स्कैटर होके स्काई में टकराया और टकरा के मेरी आंखों में गया तो मुझे स्काई ब्लू नजर आया। इसीलिए ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है और इसीलिए हमारा जो क्लाउड्स हैं, जो हमारे जो स्काई है, स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। Okay. आई बात समझ? अब क्लाउड्स की बात करो। क्लाउड्स में क्या सीन है? क्लाउड्स का सीन ये है कि क्लाउड्स में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जैसे मान लो ये क्लाउड है, तो ये क्लाउड कैसे बना होगा आप खुद सोचो। यहाँ पे मैम बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, छोटे 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 बड़े हर टाइप के डस्ट पार्टिकल्स है। दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स। अब इनके ऊपर क्या होना शुरू हुआ? इनके ऊपर पानी कंडेंस होना शुरू हुआ। होता है ना जब से पानी की भाप बनती है, वेपर्स बनते हैं, तो वेपर्स ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठंडे होते हैं, तो वो वेपर्स इसके ऊपर कंडेंस होने शुरू हुए। ये आपका येलो कंडेंसेशन हुआ, फिर और कंडेंसेशन हुआ। तो एक डस्ट पार्टिकल के ऊपर आप देख रहे हो, एक डस्ट पार्टिकल के ऊपर आप देख रहे हो ये कंडेंसेशन होती रहती है। तो किसी पे कंडेंसेशन ज्यादा हो गई, किसी पे कम हो गई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ इजी कंडेंसेशन। कोई क्लाउड्स छोटे बनते हैं, कोई क्लाउड्स पे बड़े बनते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि क्लाउड्स के अंदर आर मेनी ड्रॉपलेट्स। क्लाउड्स के अंदर क्या है? मेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। सही बात है। और जब डिफरेंट साइज की ड्रॉपलेट्स हैं और जब सन की लाइट उस पर पड़ती है, तो सन में तो सारी लाइटें आ रही है विबग्योर, अलग अलग वेवलेंथ की। तो रेड लाइट जब आ रही थी तो रेड की वेवलेंथ बहुत बड़ी थी, उसको स्कैटर करने के लिए बड़ा ड्रॉपलेट भी था। और जब वायलेट लाइट आ रही थी तो वायलेट की वेवलेंथ छोटी थी, उसको स्कैटर करने के लिए छोटा पार्टिकल भी था। तो सारे के सारे कलर जो थे ना वो सारे स्कैटर हो गए। और सारे स्कैटर हो गए तो रेड लाइट मान लीजिए स्कैटर होके यहाँ पहुंच गया, वायलेट माइल हो, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे सारे कलर मिल गए ना बेटा वापस से। और जब सारे Yeah. कलर फिर से मिल जाते तो फिर से क्या बन जाता है? व्हाइट कलर। तो आप क्या बोलोगे कि क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल ड्रॉपलेट्स, आर मेड अप ऑफ lots and lots of droplets. Do you understand? And Yes. when Yeah. clouds are made up of lot of droplets, then of different sizes, and each size is capable of scattering different. Each size is capable of scattering what? Different waves. Lights. And when all Yeah. of these waves after scattering meet, they form white color. When all these waves after scattering meet, they form white color. Right? And that is why the clouds appear to be white. That's all. Do you understand my point? Yeah. Understood. Right? That's how it is going to be. और बताओ। Nothing else. That's it. तो और जो भी डाउट्स हैं Yeah. आप कल निकाल के रख लेना if you are planning to take a class tomorrow. ठीक है? कुछ Yeah. भी डाउट हो just let me know. है ना? Okay. ठीक है। All right बेटा. Best of luck. Thank you. Bye. Bye. Bye.